बकरी फार्मिंग और भेड़ फार्मिंग, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा मुनाफे बख्श बिजनेस कौन सा है? जो लोग नए नए फार्मिंग का इरादा रखते हैं वो सबसे पहले इसी बात के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि आया कि उन्हें गोट फार्मिंग करनी चाहिए या फिर भेड़ फार्मिंग करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह भेड़ फार्मिंग और बकरी फार्मिंग के अंदर मुकम्मल मुआजना करके आपको बताऊंगा। मुकम्मल मुआजना सुनने के बाद आप खुद इस काबिल होंगे कि आप अपना इरादा करें कि हमें किस चीज़ की फार्मिंग करनी है। वजह यह है कि हर बिजनेस हर शख्स को सूट नहीं करता। जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास ज़राए अवेलेबल हैं, वो किसी और बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। एक दूसरा शख्स है, उसके पास जो ज़राए अवेलेबल हैं वो किसी और बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से हर बिजनेस हर शख्स के लिए नहीं होता। मैं मुकम्मल मुआवजा आपको बताऊंगा कि किस तरह बकरी फार्मिंग सबकत ले जाती है भेड़ फार्मिंग में और किस तरह किन पॉइंट्स पे भेड़ फार्मिंग सबकत ले जाती है बकरी फार्मिंग में। फिर आपने अपने पास जो अवेलेबल ज़राए हैं, रिसोर्सेज हैं, उनकी बुनियाद पे ये फैसला करना है या आपकी जो मार्केट है आपके एरिया की उसकी डिमांड क्या है। उसके बाद आप ये फैसला करेंगे कि आपने कौन सी फार्मिंग करनी है। सबसे पहली बात अगर हम करें खुराक की, नेचर की, तो जो बकरियां हैं वो ज़रा नखरेलू सा जानवर है, तो वो ऊपर से खाना पसंद करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि बकरियां जो हैं वो एक दरख्त खड़ा हुआ है, उसका तना छीलती हैं, उसके ऊपर अगली टांगे ऊपर रख के पत्ते खाने की कोशिश करती हैं। अगर एक जगह है नीचे चारा पड़ा हुआ है तो वो उसको छोड़ेंगी, ऊपर वाली जगह से चारा खाना पसंद करेंगी, चारे को ज़ाया भी करती हैं। इसके बरक्स जो भेड़ है वो बड़ा ढीला ढाला और खुदाई मखलूक है। वो जो बकरियों ने चारा ज़ाया किया है वो भी खा जाता है, नीचे पड़ा हुआ थोड़ा अगर पुराना चारा पड़ा हुआ है वो भी आराम से, उन्हें जो मिल जाएगा वो खाएंगी। सादा मतलब ये है कि बकरी थोड़ा नखरा करके ज़ाया करके चारा ज़ाया करेगी और इनकी जो नेचर है मेडिकल लैंग्वेज में से कहते हैं ब्राउजिंग, ऊपर से खाना। जो भेड़ है उसकी नेचर है ग्रेजिंग, नीचे से खाना, चराई करना। तो अगर आपके इर्द गिर्द चराई वाला एरिया ज्यादा है तो आपको चाहिए कि आप शीप फार्मिंग करें, भेड़ फार्मिंग करें। अगर आप टेबल फीडिंग, स्टॉल फीडिंग करवाना चाहते हैं कि एक जगह बांध के जानवरों को खिलाना चाहते हैं, हालांकि बकरी की नेचर भी यही है कि वो चराई करती है, चराई करना पसंद करती है, लेकिन अगर आप शहर के अंदर हैं जहां चराई वाला एरिया अवेलेबल नहीं है तब आप कोशिश करें कि आपको बकरी फार्मिंग करनी चाहिए। अगर आप देहात के एरिया से हैं और वहां पे चराई वाला एरिया अवेलेबल है तो आपको चाहिए कि आप भेड़ फार्मिंग करें। यह तो हो गई खुराक की, नेचर की बात। दूसरा अगर हम बात करें बीमारियों की, तो बकरियों के अंदर बीमारियां ज्यादा आती हैं। इसके बरक्स जो भेड़े हैं उनके अंदर बीमारियां कम आती हैं। लेकिन एक बात यह है कि बकरी को अगर हल्की सी भी चोट लगे, हल्की सी भी बीमारी हो तो वो आपको भी उलझन में डाल देगी, अपनी अलामात जाहिर करेगी, खुद को तकलीफ में ज्यादा जाहिर करेगी। लेकिन इसके बरक्स जो भेड़ है वो बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंट तो है, कुव्वत मुदाफ़त रखती है, इसके अंदर बीमारियां कम आती हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर इसके अंदर एक बार बीमारी आ जाए तो जब तक वो बीमारी शिद्दत अख्तियार ना कर जाए, ना काबिल इलाज सतह तक ना पहुंच जाए, भेड़ के अंदर अलामात जाहिर नहीं करेगी। बकरी जो है वो आफत है खुद ही खुद में, हल्की सी बीमारी होगी वो आपको बताएगी कि मुझे बीमारी हुई है, उसके अंदर अलामात जाहिर इस तरह से होती हैं, खुद को वो तकलीफ में दिखाएगी। लेकिन भेड़ जो है वो पक्का जानवर है, आखिरी वक्त तक वो अलामात जाहिर नहीं करता। इसके बाद अगर हम बच्चों की बात करें तो जो बकरियां हैं इनमें बच्चों की तादाद ज्यादा होती है। 60% बकरियां जो हैं वो 2 बच्चे देने की सलाहियत रखती हैं। मैं एवरेज बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे कोई शख्स ये भी सवाल खड़ा कर सकता है जी हमारे पास जो बकरियां हैं वो 3 बच्चे देती हैं, या फिर कोई शख्स ये भी कह सकता है कि हमारे पास जो बकरियां हैं वो ज्यादा 1 बच्चे देती हैं। मैं ऑन एवरेज बात कर रहा हूं, जो 60% बकरियां हैं वो 2 बच्चे देने की सलाहियत रखती हैं। बाकी ब्रीड का फर्क हो सकता है, खुराक की वजह से बच्चे कम ज्यादा हो सकते हैं, तो ये एक अलग टॉपिक है। जो भेड़ें हैं वो 60% 1 बच्चा देती हैं। अब बात यह है कि अगर आप अपने फार्म को जल्दी नंबर बढ़ाना चाहते हैं, अपने फार्म की तादाद जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, तब तो आपको बकरियां सूटेबल हैं। भेड़ें बकरियों की बनिस्बत जो हैं वो कम बच्चे देती हैं, तो वो जल्दी आपके फार्म की तादाद नहीं बढ़ाएंगी। बाकी भेड़ों के अंदर भी ऐसी ब्रीड्स अवेलेबल हैं जो 2 से 3 बच्चे
देती हैं खुराक अच्छी होने के बायस। उसके बाद अगर हम दूध की बात करें तो बकरियां जो हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के साथ साथ एक्स्ट्रा दूध भी पैदा करती हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर इसकी मार्केट नहीं है, लेकिन यूरोप के अंदर इसकी बहुत बड़ी मार्केट है और इसकी जो बकरियों के दूध की जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल चीज़, उसकी बड़ी डिमांड है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है। अगर आप पाकिस्तान में मार्केट बनाना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द जो एरिया में डॉक्टर हजरात हैं उनको बकरियों के दूध की इम्पोर्टेंस का, अहमियत का नॉलेज है। चूँकि जिन बच्चों को इंसान के बच्चों को दूध हजम नहीं होता, उनको फिर बकरियों का दूध इस्तेमाल करवाया जाता है और इसकी जितनी अफादियत है बाकी चीज़ों के अंदर, अगर आप अपने करीबी डॉक्टर्स को ये इतला देंगे कि हमारे पास ये दूध अवेलेबल है, तो आप इस तरह अपनी मार्केट खड़ी कर सकते हैं। इसके बरक्स जो भेड़ें हैं वो सिर्फ इतना ही दूध देती हैं कि बमुश्किल उनके बच्चे पलें, वो इतना ज़्यादा दूध नहीं देते। तो बच्चों पर और दूध पर तो बकरियां सबकत ले जाती हैं भेड़ फार्मिंग पे। इसके बाद अगर हम बात करें ऊन की, वूल की, तो वो बकरियों के अंदर नहीं होती, भेड़ों के अंदर होती है। यूरोप में लोग इस वजह से भेड़ फार्मिंग ज़्यादा पसंद इसलिए भी करते हैं कि वो उससे ऊन उतारते हैं और फिर ऊन की चूंकि मार्केट है वहाँ पे, वो ऊन से भी पैसे कमाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप ऊन से पैसे कमाना चाहते हैं तो ये ज़रा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ मार्केट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे ऊन का इतना रेट नहीं है। तो इस वजह से अगर आप ऊन के हवाले से मार्केट बनाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा मुश्किल काम है, चूंकि यहाँ पे रेट नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेगनेंसी ड्यूरेशन की, गेस्टेशन पीरियड की, तो वो बकरियों का और भेड़ों का ऑलमोस्ट बराबर है। 5 महीने और 5 दिन इनका प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है, तो इनमें दोनों चीज़ें बराबर हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो कि आपको फार्म बनाने से, आप कौन सी फार्मिंग करना चाह रहे हैं उससे पहले आपको इस चीज़ पे गिरफ्त लानी होगी, आपको सोचना होगा, मार्केट एनालिसिस करना होगा कि आप जिस एरिया में काम करना चाह रहे हैं, आप जिस एरिया में बिजनेस करना चाह रहे हैं, वहां पे किस चीज़ की डिमांड है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पंजाब की, मेरे नाकस इल्म के मुताबिक यहाँ पे लोग बकरा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बकरे को खड़े हाथों बेचना आसान है, भेड़ को खड़े हाथों बेचना और अच्छी कीमत पे बेचना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसके बरक्स जो हमारी पठान लोग हैं, उनके यहाँ दुम्बे का और भेड़ का ज़्यादा ट्रेंड है, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ पे उन्हें चाहिए कि अपना भेड़ और दुम्बे की फार्मिंग करें, लेकिन जहाँ पे मार्केट बकरे की है वहाँ पे फिर बकरा फार्मिंग ही करें। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जहाँ पे जिस चीज़ की डिमांड है वहाँ पे आपको वो फार्मिंग करनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि मैं एक फार्मिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी एरिया के अंदर तो डिमांड नहीं है, लेकिन फलां एरिया के अंदर डिमांड इसकी अच्छी है और मैं जाके मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वहाँ पे जानवर सेल कर लूँगा और अपना अच्छा खासा मुनाफा रख लूँगा, तो अच्छी बात है। अगर आप हिसाब लगाते हैं कि यहाँ मैं पालता हूँ और सफ़र करके इतनी दूर लेके जाता हूँ, तो वो इस ट्रांसपोर्ट का भी वहाँ पे खर्च होगा। उसके बाद अगर आप वहां जाके, जिस तरह ईद का मौसम है, तो आपने जानवर अगर सेल करने हैं किसी दूसरे एरिया में जाके, जाहिर बात है आप 3-4 दिन तो वहां बैठेंगे। अगर आपके पास 15-20 जानवर हैं तो उनको बेचने में सही कीमत में थोड़ा टाइम लगेगा। वहां पे जानवरों को रखने के भी अखराजात होंगे। वहां पे अगर आप 1-2-3 बंदे रह रहे हैं तो आपके भी अखराजात होंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपने मद्देनजर रख के फिर आपने फैसला करना है कि आपने कौन सी फार्मिंग किस एरिया के अंदर करनी है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए भरपूर फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह मज़ीद वीडियोस, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप समझते हैं कि जिन दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत होगी उन दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए करें, ताकि जो इल्म फैलाना एक सदका जारिया है उसमें आप भी शामिल हो जाएं। बहुत शुक्रिया।